हेलो एवरीवन। सो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे पोइट्री एंड ड्रामा पार्ट की। और ये पोएम लिखी है जॉन डन ने, डेथ बी नॉट प्राउड। ये काफ़ी अच्छी पोएम है। पोएम को पढ़ने से पहले हम एक बार ये जो हमारे पोइट हैं इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। सो जॉन डन जो है ये इंग्लिश पोइट हैं, स्कॉलर, सोल्जर, सेक्रेटरी थी ये। और इनका जो जन्म हुआ था वो एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था, लेकिन ये प्रीस्ट बनना नहीं चाहते थे। मतलब जो चर्च के अंदर जो पुजारी वगैरह होते हैं ये वो बनना नहीं चाहते थे, राइट। लेकिन उस फैमिली में उस टाइप का जो काम करती है उस फैमिली में वो बॉर्न हुए थे, ठीक है। सो ये इनकी जो बर्थ डेट है ये आपको याद नहीं रखनी है, और कहाँ पे इनका बर्थ हुआ ये भी याद नहीं रखना है, राइट। बट आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसको ऐड किया। ओके, सो इनको मेटाफिजिकल पोइट में इनको वो किया जाता है, मतलब बहुत ही रिगार्ड किया जाता है, बहुत ही रिनाउंड मेटाफिजिकल पोइट हैं ये। और इनकी जो पोइट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो सेंसुअल और मेटाफोरिकल स्टाइल में लिखते हैं। मेटाफोर मतलब जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो एक लिविंग चीज़ को किसी नॉन लिविंग चीज़ के साथ जब कंपेयर करके और उस टाइप का कुछ बना के हम पोएम में शो करते हैं। सो वो मेटाफोर स्टाइल जो है वो अपनी पोएम में काफ़ी यूज़ करते हैं। इन्होंने लव पोएम्स लिखी हैं, सोनेट्स लिखी हैं। सोनेट का मैंने आपको पिछली 2 वीडियोज़ में सोनेट का जिक्र हुआ था। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की एक पोएम होती है। और इन्होंने काफ़ी सारे रिलीजियस पोएम लिखी, एपिग्राम्स, लैटिन ट्रांजैक्शंस, सॉन्ग्स, सटायर्स, ये सब इन पोइट ने लिखे थे, राइट। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एंड मूविंग sermons। ओके, सो अगर आपको ये जो है पोएम अगर आपको ये रीड करनी है आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार रीड कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम इसको डायरेक्टली समरी देखेंगे क्योंकि समरी से क्वेश्चन आता है। ओके, सो समरी में द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस अ पर्सोनिफाइड डेथ, टेलिंग it not to be arrogant just because some people find death scary and intimidating। मतलब डेथ का नाम सुनते ही हमारे मन में भी कभी कभी डर आ जाता है कि यार डेथ हो गई तो मतलब फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। और कभी कभी जो हमारे लव्ड वंस होते हैं उनकी डेथ को लेके भी कि उनको कुछ हो ना जाए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो इस डेथ से डरते हैं, तो इसका मतलब डेथ को इतना ज़्यादा खुद पे गर्व नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो ये बताते हैं कि डेथ इज़ नीदर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज पीपल डोंट रियली डाई व्हेन दे डेथ। वो कहते हैं कि डेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हमारी डेथ होती है तो उसमें हमारी डेथ के साथ हम मरते नहीं हैं, लोग नहीं मरते। सो whom द स्पीकर पाइट्स कम टू दैम नॉर विल द स्पीकर ट्रूली डाई व्हेन डेथ अराइव्स फॉर हिम। वो ये कहते हैं जब डेथ आती है तो इंसान सच में मतलब उसकी डेथ नहीं होती है, वो ऐसे कहते हैं। और यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं डेथ को रेस्ट और स्लीप से। रेस्ट मतलब जब हम थक जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं और सोते हैं, उससे वो डेथ को कंपेयर करते हैं। विच आर लाइक द इमेजेस ऑफ अर्थ। वो ये कहते हैं कि अगर आप डेथ की इमेज क्या होगी, मतलब कोई पर्सन होगा वो बिल्कुल नॉन मूविंग पोजीशन में एकदम स्टेबल स्टेट में लेटा हुआ होगा, इसी तरीके की डेथ होती है। तो कहते हैं रेस्ट भी तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, सोते भी तो ऐसे ही हैं। तो वो उसको एक इमेज जो है डेथ की उससे बताते हैं कि इस तरीके की। सो स्पीकर एंटिसिपेट डेथ टू बी इवन मोर प्लेजरेबल दैन दीज एक्टिविटीज़। वो ये कहते हैं स्पीकर कि जो डेथ है उसमें ज़्यादा प्लेजर है, ये जो रेस्ट और स्लीप वाली एक्टिविटी है इससे ज़्यादा प्लेजर जो है वो डेथ में है। फर्दर मोर इट्स ऑफन द बेस्ट people who go with death which represents nothing more than resting the body and the arrival of soul in the afterlife। वो ये कहते हैं कि ये अच्छा होगा कि डेथ हो जाए, क्योंकि डेथ से अच्छा क्या होगा कि कुछ भी नहीं, आपकी बॉडी रेस्ट कर रही होगी। जैसे कि बॉडी रेस्ट करती है, हमारी पोजीशन जब रेस्ट में होते हैं तो हम लेटे हुए होते हैं, उसी तरीके से डेथ होती है। वो ये कहते हैं डेथ के बाद भी तो एक लाइफ है, क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन में जाकर देखें, अपने धर्मों में जाके देखें तो यही तो होता है उसमें कि जब हमारी डेथ होती है एक्चुअल में हम मरते नहीं हैं, हमारी जो आत्मा होती है वो जीवित रहती है और वो किसी और जो है लिविंग चीज़ के अंदर चली जाती है। मतलब डेथ के बाद भी एक लाइफ है। तो वो कहते हैं कि आफ्टर लाइफ में हमारी जो सोल है उसका अराइवल हो जाता है। डेथ इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय फेथ एंड लक। वो ये कहते हैं कि जो डेथ है वो बिल्कुल हमारे लक से कंट्रोल होती है एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड बाय रूलर्स और पीपल एक्टिंग डेस्परेटली। सो द स्पीकर पॉइंट्स आउट, वो ये बार बार यही पॉइंट आउट करते हैं कि डेथ को वो पॉइजन, वॉर, पॉइजन मतलब जो है वॉर और इलनेस,
इन सब से भी वो डेथ को एसोसिएट करते हैं। वो ये कहते हैं ड्रग्स और जो मैजिक स्पेल्स हैं, मीन्स जो अफीम वगैरह है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं डेथ से व्हेन इट कम टू रेस्ट। अगर रेस्ट करनी है सो डेथ वाली रेस्ट में कोई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी जितनी कि इफ़ेक्टिव कुछ ड्रग्स लेकर, या फिर यहाँ पे अफीम की बात करी, पोएम में जो वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल में उसका मतलब अफीम है। सो वो कहते हैं कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, वो ज़्यादा अच्छा है डेथ से, राइट। विद ऑल इन दिस माइंड व्हाट पॉसिबल रीज़न कुड डेथ हैव फॉर बीइंग पफ्ड अप विद प्राइड। वो कहते हैं कि डेथ के पास तो कोई रीज़न है ही नहीं, सो डेथ को अपनी गर्व के साथ अपनी चेस्ट नहीं फुलानी है, राइट, और ख़ुद पे प्राउड फील नहीं करना है। वो ये कहते हैं डेथ इज़ नथिंग, लेकिन ये एक स्लीप ही है, राइट, जिसमें लोग सो जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वो एक नई ज़िंदगी में एंटर कर जाते हैं, आफ्टर लाइफ, राइट। एंड वो ये कहते हैं कि अब डेथ का क्या है, डेथ तो कुछ भी नहीं है, राइट। और अ सर्टेन आइडिया ऑफ डेथ एज समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ दैट इज़ गोइंग टू डाई। ओके, सो इस पोएम के अंदर वो यही बताते हैं कि जो हमारी जो डेथ है उसको काफ़ी ज़्यादा वो खुद पे गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली वो पराजित ही है डेथ, क्योंकि जो मनुष्य है वो आगे के जीवन की ऊर्जा और शक्ति उसकी नष्ट नहीं हो जाती डेथ के बाद, राइट। वो जो मनुष्य है वो डेथ के बाद भी संघर्ष करता है, राइट। ओके, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये एक जो ये कविता ये प्रेरित करती है कि जो डेथ है इसके हमें मिरर में नहीं देखना है, राइट। ये एक हमें आशावादी संदेश देती है और ये जीवन और मौत से जो तरीके हैं तो उसके बारे में ये बताती है। एंड वो ये बताते हैं कि जो डेथ है वो एक फाइनल स्टेज नहीं है, डेथ के बाद भी हमारी आफ्टर लाइफ है। तो बेसिकली वो डेथ को यहाँ पे इतना डरावना और इस तरीके से नहीं बताते हैं, रेदर कि वो डेथ को यहाँ पे थोड़ा सा वीक कंसीडर करते हैं। सो इस पोएम की थीम इंपॉर्टेंट है, कई बार समरी से क्वेश्चन आ जाता है। समरी का मतलब है कि आपको पूरी पोएम को वहाँ पे समझाना है कि क्या है इस पोएम में। फिर आती है थीम। सो इस पोएम की थीम में है, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स में बताऊँगी ये थीम। सो आप इसको सेंटेंस पैराग्राफ में लिखेंगे। ओके, सो पावरलेसनेस ऑफ डेथ। तो इस पोएम में हमें पता चला कि डेथ के पास बिल्कुल पावर नहीं है, कितनी पावरलेस की डेथ है। और स्पीकर आर्ग्यू करते हैं कि डेथ की कोई फाइनल से नहीं है ह्यूमन बीइंग्स पे, राइट। और स्पीकर ये डिक्लेयर करते हैं कि डेथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेस्ट है जो हम करते हैं। और क्योंकि डेथ के बाद आफ्टर लाइफ तो आ ही जानी है, राइट। और यहाँ पे वो डेथ को पिटी और वीक बताते हैं, ओके। और वो कहते हैं कि डेथ नहीं मार सकती किसी को भी, राइट। और वो कहते हैं कि लोग मतलब ये जो डरते हैं लोगों को डेथ से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये एक वर्जन ही है स्लीप का। वो फिर से इसको स्लीप के वर्जन से बताते हैं कंसिडर करके। और लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उनको इवन डेथ होने के बाद जब वो मर जाते हैं उसके बाद इवन मोर प्लेजर उनको मिलता है, राइट। फिर वो कहते हैं कि जो हमारी जो डेथ है उसको प्राइड से स्वेल होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो कहते हैं कि डेथ इतनी पावरफुल नहीं है। ओके, सो इसमें जस्ट इतना ही है। और जॉन डेन कहते हैं कि डेथ का उनको कोई डर नहीं है, वो डेथ को एड्रेस करते हैं। और पोइट कहते हैं कि अब हम देन अ स्लेव, ओके, सो इट इज़ मोर देन अ स्लेव टू फेथ किंग्स डेस्परेट मैन दैट एक्ट ऑन हिज कमांड। अच्छा, ओके, सो वो डेथ को एड्रेस करके कहते हैं कि ये ज़्यादा जो डेथ है एक वो स्लेव जो होता है, स्लेव किसको कहते हैं, एक दास होता है, सिर्फ ये उसकी तरह, राइट। और ये उनकी कमांड्स पे एक्ट करती है, ओके। इट रिसाइड विद, और जो डेथ है ये किसके साथ रहती है, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, इनके साथ रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे यही फिर से वही बात है जो हमने समरी और थीम में पढ़ी कि स्लीप डेथ से बेटर है, डेथ को प्राउड फील नहीं करना है। एक इन्वर्जन है ये स्लीप का, राइट। और फिर जो डेथ के बाद फिर से एक आफ्टर लाइफ है। सो मेन थीम इस पोएम की यही है कि वाइल डेथ में विन द बैटल, सो टू स्पीक इट अल्टीमेटली लॉस द वॉर। कि भाई जो डेथ है उसने वॉर को लॉस ही किया है, डेथ नहीं जीती है यहाँ पे। वो जो पावरलेस है
वो कहते हैं कि डेथ इतनी पावरलेस है कि वो पावरलेस टू प्रिवेंट अ ह्यूमन मेमोरी फ्रॉम लिविंग ऑन, मतलब वो जो ह्यूमन है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती डेथ कि वो आगे ना जिए, क्योंकि आफ्टर लाइफ भी तो है। फिर बस यही चीज़ें हैं इस पोएम के अंदर। आप इसकी समरी को एक बार रीड कर लेना एंड देन इसकी थीम को, बस इसकी समरी और थीम को मिक्स करके हम एक बड़ा आंसर आराम से लिख सकते हैं जो 200 वर्ड्स का आता है। और जो छोटे इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें यही पूछा जाता है कि पोइट बताओ इस पर्टिकुलर पोएम के, या फिर इस पोइट ने कौन सी पोएम लिखी, इस तरीके से पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा थीम का 1-2 लाइन का पूछ सकते हैं इसमें, ठीक। और उसके बाद आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करने को आ सकता है। अब ये जो है एक सोनेट है, पेट्रियार्कन सोनेट, सो उसमें ये लिखी गई है। सोनेट के भी टाइप हैं। सो ये जो सोनेट है इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। ये सोनेट 14वीं सेंचुरी के बाद में इसका नाम रखा गया। एक इटालियन पोइट थे पेट्रियार्का, सो उनके बाद इसका नाम इंग्लिश में रखा गया है। ये काफ़ी पॉपुलर है इस टाइप की सोनेट्स जो लिखी जाती हैं। एंड ये सोनेट इटालियन हो गई। ओके, सो इसमें इस पोएम के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है ऑक्टेव, ऑक्टेव में होती हैं 8 लाइन यूनिट्स, और एक होता है सेस्टेट जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। सो ऑक्टेव में हो गई 8 लाइन्स और सेस्टेट में हो गई 6 लाइन्स। सो इसमें जो राइमिंग स्कीम बनती है हर एक लाइन की, वो बनती है A B B A A B B A, और जो सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है वो है C D E C D E, राइट। सो ये जो राइमिंग स्कीम है, आप जब पोएम को रीड करोगे तो जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो, और सेकंड जो लाइन है या नेक्स्ट जो अपकमिंग लाइंस होंगी उनके जो लास्ट के वर्ड हैं उनको जब आप एक राइमिंग स्कीम के साथ रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके का पैटर्न बनेगा, राइट। और वोल्टा जो है ये एक एंड में होता है ये, राइट। सो ये इंडिकेट, ये वोल्टा इंपॉर्टेंट है, आप इस टर्म को भी याद रखना। ब्रेक एट द एंड, ये एक तरीके का एंड में, जो पोएम के एंड में एक ब्रेक की तरह काम करता है। इट इंडिकेट टर्निंग पॉइंट और डिफरेंट आइडिया दो द पोएम। और ये जो है वोल्टा, ये जो लाइंस आती हैं तो इसमें क्या होता है, जो पोएम लिखी गई है, जिस थॉट से, जिस सीक्वेंस में पोएम लिखी गई उससे थोड़ा हट के ये आइडिया पॉइंट आउट करती है, राइट। तो उसको कहते हैं वोल्टा। सो यही था इसी चैप्टर के अंदर, सो इस यूनिट 3 के अंदर। ओके, सो इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बेसिकली समरी से क्वेश्चन आ जाएगा। समरी के अलावा थीम से क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस पोएम को एक बार ज़रूर रीड कर लेना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और पोइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि पोइट के बारे में अगर पढ़ा हुआ है तो थोड़ा कंटेंट बढ़ जाता है। और पोइट के बारे में भी अगर हमें कुछ याद नहीं आ रहा एग्ज़ाम के टाइम पे, तो हम इनके बारे में थोड़ा ऐड करके लिख सकते हैं, और आंसर हमारा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि थोड़ा लेंदी भी हो जाता है। सो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, और 1-2 बार ये वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।